Everyone, just try to understand what I am going to say. कल मैंने आपको पढ़ाया था सोलर सिस्टम। एक बार फिर से मैं सारी चीज को फास्ट में करता हूँ क्योंकि कल का वीडियो मैं नहीं बना पाया था, इसलिए कल मैंने पढ़ाया था सोलर सिस्टम, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या, सौर परिवार। सौर परिवार का मतलब हुआ सन का फैमिली। सन के फैमिली में कुल कितने मेंबर है? 9 मेंबर थे पहले, बट मेंबर घट कर कितने हो गए? 8 हो गए, जिसको हमने अरेंज किया किस ऑर्डर में? तो एक सिम बहुत अच्छा ऑर्डर था, वो मेरा ऑर्डर था। मैं फिर लिख रहा हूँ, एक बार सभी याद करो चीज को। माई वेरी, बोलना तो नहीं है, माई वेरी इफिशियंट। इफिशियंट मतलब होता है प्रभावी। क्या होता है? प्रभावी, मतलब कि एक प्रभाव हो, है ना, मतलब कि जिसमें कुछ गुण हो, मतलब जिसको देखने के बाद लोग आदमी को सीखे हो, मोटिवेट हो, दैट इज कॉल्ड इफिशियंट। माई वेरी इफिशियंट मदर, मेरी बहुत ज्यादा प्रभावी माँ। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट, है ना, जस्ट शो अस 9 प्लेनेट। क्या? जस्ट शो अस 9 प्लेनेट। दिस इज द फुल, दिस इज द टेल। समझते? टेल मीन्स क्या होता है? टेल मीन्स क्या होता है? टेल मीन्स होता है गाथा। TALE, टेल। टेल मीन्स गाथा। TAIL, टेल अलग है, TE टेल अलग है, TAL टेल मीन्स गाथा। मैं यहाँ गाथा नहीं कहूँ, यह एक सिंपल सा सेंटेंस है जिसका मीनिंग उभर के आ रहा है कि मेरी प्यारी माँ, प्यारी नहीं कहकर इसको क्या कहेंगे उसको हम लोग? मेरी प्रभावी माँ, जस्ट तुम मुझे क्या दिखाओ? 9 प्लेनेट को दिखाओ, 9 प्लेनेट। ठीक है, इसमें मैं फिर बोल रहा हूँ, M फॉर मार्स की मरकरी, मरकरी, V फॉर वेनस, E फॉर अर्थ, M फॉर मार्स, J फॉर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लेनेट। मतलब ये ऑर्डर में लिखा होगा। किसके ऑर्डर में? मान लो यहाँ सन है, तो सन के जस्ट बाद वाले ऑर्बिट में कौन घूम रहा होगा? मरकरी। उसके जस्ट बाद कौन घूम रहा होगा? वेनस। उसके बाद अर्थ, मींस अर्थ का तीसरा ऑर्बिट है, 4th ऑर्बिट में फिर जुपिटर, है ना, मतलब कि मार्स उसके जुपिटर से बढ़ रहा है। मतलब जैसे जैसे दूर जाएंगे तो सबसे फार्देस्ट प्लेनेट कौन सा हो गया? नेपच्यून। प्लूटो को बाबू प्लेनेट मानते ही नहीं है। प्लूटो, P फॉर प्लेनेट, P से आया प्लूटो। प्लूटो को प्लेनेट के कैटेगरी से निकाल क्यों दिया? क्योंकि वो प्लेनेट का रूल जो था वो अभी नहीं कर रहा था। मान लो कि स्कूल का रूल है, अब बच्चा उसको अभी नहीं करेगा तो उसको उस स्कूल का बच्चा माने नहीं माने, उसको निकाल देगा स्कूल से। वैसे ही है भी वहीं पर, वो निकालने का मतलब क्या हुआ? क्या उस बड़े पत्थर को निकाल के बाहर कर दिया क्या? नहीं, वो है वहीं पर, लेकिन साइंटिस्ट उसे क्या नहीं मानते हैं? प्लेनेट नहीं मानते। ऐसा मत समझना कि प्लेनेट को निकाल देगा मतलब प्लेनेट को उठाया, कुछ गया ऊपर और उठाकर साइड कर दिया, किसी उठेगा प्ले? वो नहीं उठेगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि किसी प्लेनेट को निकाला नहीं गया है, बल्कि उसको मान ही नहीं रहे हैं कि वो मेरा स्टूडेंट है। क्या? जैसे तुम मान लो तुमको अपना विद्यार्थी मानेंगे ही नहीं, तुम कितनों में जाओगे घूमो, हम तुमको वैसे मानवे नहीं करेंगे, है कि नहीं? वैसे सेम वहां पर भी है, मतलब वो घूम रहा है संग चारों तरफ, लेकिन उसका कोई ऑर्बिट फिक्स नहीं है। वो कभी किसी और ऑर्बिट घुस जाता है, कभी कहीं घुस जाता है, मतलब कि वो जहां तहां घुस जाता है, इसीलिए उसको हम लोग प्लेनेट नहीं मानते हैं। बाकी सब जितने प्लेनेट्स हैं वो सारे एक डिफिनिट रूल के अकॉर्डिंग घूम रहे हैं। सबसे नियरेस्ट प्लेनेट कौन है सन का? मरकरी। और सबसे फार्देस्ट कौन है? नेपच्यून। सबसे गर्म प्लेनेट कौन है? कहोगे मरकरी सबसे करीब है, तो मरकरी सबसे करीब है तो कहोगे सन सबसे गर्म होगा, लेकिन कहना गलत है। मरकरी करीब होने के बाद भी गर्म नहीं है। सबसे गर्म कौन है? वेनस। क्यों गर्म क्यों है? इसको आप लोग इस चैप्टर में पढ़िएगा, ठीक है, मैं अच्छे पढ़ाऊंगा उसको। चलिए यहां सब सीख गए। उसके बाद मैंने कहा था सन का रेडियस, RS मींस रेडियस ऑफ सन लगभग क्या है? लगभग 100 गुना रेडियस ऑफ अर्थ के। मास ऑफ सन MS के वो लगभग कितना है? 10 लाख गुना है मास ऑफ अर्थ। इन सारे चीज पर मैंने काम किया है ना, ठीक है। अर्थ का रेडियस, सन का रेडियस अर्थ के रेडियस के 100 गुना है। सन का मास अर्थ के मास के लगभग 1 लाख गुना है, इसको 1 मिलियन गुना कर सकते हैं। 1 लाख मीन्स 10⁶ मीन्स 1 पर 6 सुनना, ठीक है ना। उसके बाद भी मैंने कहा था आपको फोटोस्फीयर क्या होता है, पढ़ाया था अभी। फोटोस्फीयर मतलब क्या होता है? वो एक ऐसा डिस्क जो स्फेरिकल शेप में हम देखते हैं, सन का जो दिखाई बदलाव है, दैट इज कॉल्ड फोटोस्फीयर, ठीक है। प्लेनेट के बारे में कहा था, प्लेनेट के अलावा और भी बहुत सारे माइनर प्लेनेट हैं जो घूम रहे हैं, जिसको एस्ट्रॉइड्स कहते, कॉमेट्स कहते, मेटोड्स कहते, है ना, मेट्रॉइड्स कहते। ये सब कुछ ऐसे प्लेनेट के ही तरह है
उसको प्लेनेट मानते नहीं है, मतलब छोटे छोटे पत्थर है जो घूम रहे हैं, ठीक है, जस्ट लाइक प्लेनेट की तरफ, उसे कहा गया माइनर प्लेनेट, ठीक है, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स और मेटोर्स, ठीक है। सबको याद है ना, सब लिखा चुके हैं पहले हम, इसलिए इसको लिखाने का आज आपको हम मौका नहीं देंगे। डिस्टेंस को किस चीज मापते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस को पढ़ाए थे लाइट ईयर में। चलिए आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर जानना है कुछ प्लैनेट को, पहला 4 प्लैनेट जो हम लोग देख रहे हैं उसको 2 भाग में बांट दिए, एक है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, दूसरा है जोवियन प्लैनेट। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, देखोगे यहां पर सभी, तो प्लैनेट आर डिवाइड इनटू planets are divided into 2 categories. Planets are divided into 2 categories. वो पहला टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, पहला टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, दूसरा है जोवियन प्लैनेट्स। पहला टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, दूसरा है जोवियन प्लैनेट्स। कहोगे सर टेरेस्ट्रियल कौन है, जोवियन कौन? ध्यान रख, पहला 4 प्लैनेट, पहला 4 प्लैनेट कौन था? पहला 4 था एक मरकरी था ना, कौन सा फिर वेरी के बाद वेनस हो गया, विसेंट कौन हो गया, और उसके बाद कौन हो गया, मदर मीन्स मार्स। पहला कौन हो गया, पहला 4 को कहा गया। अरे सुनो यहाँ पर नोट बाद में करोगे, जब हम इधर मुड़ जाए ध्यान यहाँ दोगे। पहला 4 प्लैनेट्स को कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, और लास्ट 4 कुछ कर लोगे ना, मार्स के बाद कौन आएगा, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून कर लोगे। अंतिम 4 को कहते हैं जोवियन प्लैनेट। और जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है वो बनता है स्टोन्स का, पत्थर का, मतलब ये हार्ड होता है, वो बहुत बड़ा सॉलिड होता है, जबकि ये सब बनते हैं गैस के, क्योंकि सन से दूर है ये, तो किसके होते हैं, गैस के। मतलब कोई सन के करीब है उसे कहा गया जोवियन। पहला 4 को जोवियन कर दिए, आखिरी 4 सॉरी पहला 4 को टेरेस्ट्रियल कर दिए, आखिरी 4 को जोवियन कर दिए, ठीक है। लीजिए फास्ट में इसको, टेरेस्ट्रियल लिखोगे, प्रॉपर्टीज का है, they are solid and rocky surface। इसका सरफेस क्या होता है, पथरीला होता है। they are solid and rocky surface। जोवियन में they are very large and made up of gases। जोवियन प्लैनेट क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, और किस चीज का बनता है, गैस का बनता है। फिर आपसे पूछेगा ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है, प्लूटो। ड्वार्फ प्लैनेट भी होता है, उस प्लैनेट को कहते हैं ड्वार्फ प्लैनेट जो सन के चारों तरफ तो घूम रहा है बट कोई रूल को आगे नहीं कर रहा है। दैट मीन्स प्लूटो जो है वो क्या है, ड्वार्फ प्लैनेट है, जो किस लॉ को नहीं कर रहा है, तो कहेंगे कांट ओबे द लॉ ऑफ रोटेशन और रिवॉल्यूशन अराउंड सन के चारों तरफ जो घूमने का रूल है उसको ओबे नहीं करता है। कौन,
नोट कर लिए? बढ़िया ना बेटा? इसको हम लोग बारी बारी से आठों प्लेनेट के बारे में पढ़ाएंगे। टेरेस्ट्रियल भी हो गया, जोवियन भी हो गया और ड्वार्फ प्लेनेट भी हो गया। चलिए आगे बढ़ता हूं। देखो मरकरी, आठों प्लेनेट के बारे में टॉपिक बना के आपको पढ़ना है। वो फर्स्ट टॉपिक है मरकरी का, MERCURY, मरकरी। देखिए सबसे पहले ये सबसे क्लोजेस्ट प्लेनेट है, क्लोजेस्ट में सबसे करीब का प्लेनेट है। किसका? सन। लिखोगे इट इज द क्लोजेस्ट प्लेनेट ऑफ सन, इट इज द क्लोजेस्ट प्लेनेट ऑफ सन एंड इट इज मच स्मॉलर इन साइज इट इज द क्लोजेस्ट प्लेनेट ऑफ सन। क्लोजेस्ट में सबसे करीब, नजदीक का, ठीक है? सही हो गया यहां पर। एंड लिखे एंड मच स्मॉलर देन अर्थ, मतलब अर्थ की तुलना में इसका साइज बहुत क्या होता है? छोटा होता है। अर्थ की तुलना में इसका साइज बहुत छोटा होता है, मच स्मॉलर देन अर्थ, ठीक है? अर्थ की तुलना में साइज बहुत छोटा होता है और इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। सुनो क्यों? क्योंकि ओकेजनली मतलब क्या होता है? कभी कदार। ओकेजनली मतलब कोई अवसर पर, कभी कदार मान लो, इसको हम लोग देख पाते हैं जस्ट सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के जस्ट बाद, मीन सनराइज के जस्ट पहले और सनसेट के जस्ट बाद ये कभी कभी दिखाई पड़ता है। इसलिए इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं, ठीक है? कोई पूछा इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सूर्योदय मतलब क्या? सनराइज, सन के उगने के जस्ट पहले दिखाई पड़ता है कभी कभी, और कभी कभी ये सन के डूबने के जस्ट बाद दिखाई पड़ता है। तो लिखो यहां पर इट इज पॉइंट रख लिया, पॉइंट इसी में, इट इज कॉल्ड मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। इट इज कॉल्ड मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। It is called morning or evening star because देखिए because it is occasionally visible just before sunrise and just after sunset, सनराइज के जस्ट पहले और सनसेट के जस्ट बाद ये दिखाई पड़ता है हम लोग को। अब ध्यान दें, यहां पर पृथ्वी सन के चारों तरफ घूमने में कितना वक्त लेती पता आप लोग को है? 365 दिन, कितना घंटा? 6 घंटा। पृथ्वी सन के चारों तरफ घूमने में 365 दिन 6 घंटा देती है, जबकि ये मरकरी सन के चारों तरफ घूमने में, सन यहाँ पर है, यहाँ पूरा घूमने में, ठीक है, ये पूरा ऐसे घूमने में कितना वक्त दी? मात्र 88 दिन। क्यों नहीं? चूंकि एक सन करीब और पीछे है ना, तो बड़ा उसको कर दोगे नहीं। तुमको साइकिल घुमाने कहेगा बड़े रेडियस में, ज्यादा लगेगा आपको, कम में तुरंत घूम जाओगे। इसका मतलब सन का ऑर्बिट, पृथ्वी का ऑर्बिट मरकरी के ऑर्बिट से बड़ा है, इसलिए वो अधिक वक्त लेती है। देखो एक पॉइंट और, इट टेक्स It takes 88 days to complete one revolution
अराउंड द सन, ठीक है, अराउंड द सन। मतलब वहां पर साल कितने दिनों का होता है? 88 दिनों का एक साल होता है, ठीक है। एक साल होने में मतलब एक साल खत्म हो गया 28 दिन बाद। यहाँ पर एक साल बीतने में 365 दिन 6 घंटा लगता है ना, और मरकरी में एक साल बीतने में मात्र 88 दिन, ठीक है। यहाँ पर एक दिन बीतने में लगता है 24 घंटा, और यहाँ पर एक दिन बीतने मरकरी में एक दिन जो होता है वो कितना होता है? डे ऑन मरकरी इक्वल टू 9 अर्थ डेज। मतलब सुनो क्या हुआ, अर्थ में 24 घंटा का एक दिन होता है ना, 59 गुना 24 करने जो आएगा ना, उतने घंटे का एक दिन होता है कहां पर? मरकरी में, ठीक है ना। 59 अर्थ डे बराबर 1 डे इन मरकरी, मीन्स मरकरी का एक दिन। सुनो यहां पर, सुनोगे यहां पर 1 डे ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 59 डेज ऑफ व्हाट? अर्थ 1 डे। अर्थ के एक दिन का 59 गुना होता, ठीक है। मतलब ज्यादा वक्त दे रहा है। अर्थ एक दिन, अर्थ का सुनो गया क्या होगा? अर्थ का दिन रात डिपेंड करता है रोटेशन पर, और रिवॉल्यूशन पर डिपेंड करता है कौन? साल, ये। मतलब पृथ्वी फास्ट घूम रही है, स्लो घूम रही है, ठीक है ना। याद है क्या बोले हम? पृथ्वी रोटेट फास्ट में कर रही, इसी कारण 24 घंटा में 1 डे हो गया, और 59 गुना 24 करके जो है उतना घंटा लगा किसको घूमने में? मरकरी को एक बार घूमने में। मतलब ये पैन है, मरकरी है, इसको एक बार ऐसे घूमने में, इस घुमाव को कहेंगे रोटेशन, और ऐसे घूम रहा तो वो क्या हो गया? रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन है, और ये क्या है? रोटेशन। रोटेट करने में कितना दिन लगा मरकरी को? 59 गुना 24 कर जो आएगा वो, ठीक है ना। तो मरकरी का टॉपिक समाप्त हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके बाद टॉपिक में वेनस, ठीक है। वेनस के बारे में आप लोग घर में खुद से करके लाइएगा, क्या कर लोगे ना? वेनस के बारे में घर में खुद से करके लाइएगा आप लोग। मान लो पूछेंगे आपसे अभी हम, सुन लोगे। सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट अगर स्काई में कोई है मून और सन के बाद, तो वो कौन है? वेनस। कोई पूछे मून और सन के बाद अर्थ सरफेस से सबसे ब्राइटेस्ट कोई चीज दिखाई पड़ेगा, तो वो कौन है? वेनस। सन और मून के बाद सबसे चमकता हुआ चीज जो हमें दिखाई पड़ेगा वो कौन है? वेनस है, ठीक है। और ये ब्राइट एटमॉस्फेयर जानते हैं यहाँ क्यों है? यहाँ ब्राइट अपीयरेंस क्यों होता है? क्योंकि वहां का एटमॉस्फेयर काफी क्लाउडी होता है। क्लाउडी मतलब क्या? बादल टाइप का होता है, इसी कारण से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गर्मी बहुत अधिक क्यों पड़ती है? क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अमाउंट एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक है। वेनस के पास एटमॉस्फेयर भी है, वेनस के पास एटमॉस्फेयर भी है, बट एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं है। कौन गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और आपको कल पढ़ाई भी थी, परसों पढ़ाई थी ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का काम किसको बढ़ाना होता है? गर्मी को बढ़ाना होता है। गर्मी वहां पर बढ़ती हीट को ट्रैप कर लेता है, इससे सबसे ज्यादा गर्म प्लेनेट कौन है? तो वेनस सबसे अधिक गर्म क्यों है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां के एटमॉस्फेयर में पाया जाएगा, जो सनलाइट से आने वाली हीट को ट्रैप कर लेता है। इस कारण से गर्मी वहां सबसे अधिक है, ठीक है। इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको भी हम लोग मॉर्निंग और इवनिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये भी सूर्यास्त और सूर्योदय के वक्त में दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो इस सब पॉइंट हम तुझसे कर लोगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ा देंगे। घर पे सभी इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है।